हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज वीडियो नंबर 24। देखिए 23 वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के आधार पर करते हैं तो क्या पोजीशन रहेंगी, उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिमेरिट्स होती हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो देखिए पहला, फ्रेश टैलेंट। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं यानी कि आउटसाइड से अगर हम किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसके अंदर हमें फ्रेश टैलेंट मिलेगा एंड वाइडर चॉइस, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस होंगी इंटरव्यू के लिए। मान लीजिए 50 एम्प्लॉय ने फॉर्म फिल किया है या 20 एम्प्लॉय फॉर्म फिल किया है और केवल हमें 2 या 3 या 4 एम्प्लॉय चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वाइडर चॉइस हमारे पास होती हैं। हम कुछ भी उनमें से कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइड पर्सनल, जो व्यक्तित्व होगा वो क्वालिफाइड होगा, क्वालिफिकेशन के आधार पर ही उसका चयन किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी ऐसे ही व्यक्ति को हम सिलेक्ट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट में इस प्रकार के काफ़ी व्यक्ति हमको मिलेंगे। एंड कम्पिटिटिव स्पिरिट, देखिए कम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी क्लियर कहती है कि यहाँ पर थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन दिस डेवलप अ कम्पिटिटिव स्पिरिट इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन पुराने एम्प्लॉयज हैं उनसे कंपटीशन में भी इससे हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि न्यू पर्सन है, काम ज़्यादा करेगा, लगन के साथ करेगा और अपनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज फुल के आधार पे करेगा, स्किलनेस अधिक होगी, तो वहाँ से भी हम कंपटीशन में भी इसे उतार सकते हैं। अब इसके कुछ डिमेरिट भी हैं। डिमेरिट क्या हैं, डिमेरिट देखते हैं इसके। डिमेरिट में क्लियर कह रहा है द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन, यानी कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनका मोरल क्या होगा, डाउन होगा, फॉल होगा, क्योंकि वो सोचेंगे यार नए एम्प्लॉय ले रहे हैं, हमारे में से ही क्यों ना किसी का प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्या होगा, उनका जो एम्प्लॉय का मोरल होगा वो डाउन होगा। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट एडजस्टेड, और जो न्यू एम्प्लॉय आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन से परिचित नहीं होता है, उसे काफ़ी समय लगता है रूल्स रेगुलेशन में ढलने में, उनको समझने में। तो इसलिए कहता है रूल्स रेगुलेशन नॉट एडजस्टेड, आसानी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, और ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है एक्सटर्नल सोर्स, ये कैसी है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आउटसाइडर को जॉब के लिए हम इनवाइट करते हैं। तो जॉब के लिए इनवाइट करने पर ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी कुछ बर्डन यहाँ पर लेना पड़ता है, सहन करना होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग करना, या वो आएँ तो उनके खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था करना, या उनके लिए हमें रिसोर्सेज पर्सन बुलाना, वो सभी हमारे एक्सपेंसिव है। एंड लेंदी प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या है, लेंदी प्रोसेस है। पहले एडवर्टाइजिंग करें, फिर आप रिक्रूटमेंट करें, फिर आप सिलेक्शन करें, सिलेक्शन के भी आपके कई प्रोसेस होते हैं, फिर उनको कंप्लीट करें, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अब बात करते हैं कि इसके मेथड कौन से हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के मेथड कौन कौन से होते हैं। मेथड पर हम डिस्कस करते हैं, कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखिए इसके कुछ मेथड होते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसा होता है कि मान लीजिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ पर ये वैकेंट जॉब्स हैं और इसके लिए हमें, मान लीजिए एक हमें गेट कीपर चाहिए, एक हमें प्योन चाहिए, एक हमें क्लर्क चाहिए, ये लिख करके हमने सामने बोर्ड लगा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, और उस बोर्ड को देख करके जो भी व्यक्ति आ रहे हैं जॉब अप्लाइंग के लिए वो सभी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाएंगे। वो कौन से हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन से होते हैं, देखिए हमने पहले कभी ना कभी इंटरव्यू लिया होगा, कुछ जॉब्स को फिलिंग के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट भी किया होगा, तो बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं और उन एप्लीकेशनों में से हम कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को सिलेक्ट करते हैं। तो जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं उन एप्लीकेशनों को हम डस्टबिन में नहीं डालते हैं, बल्कि उन एप्लीकेशनों की फाइल बनाकर अपने पास लगा ली जाती है, ताकि फ्यूचर में कभी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो हम उसे आसानी से कॉल करके इन्वाइट कर सकें। तो इसलिए कैजुअल कॉलर्स हमारे वही हैं जो हमने पहले जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, उनको हम अब अपने उन पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कॉल करके उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मेथड कौन सा है आपका, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं
एडवर्टाइजमेंट करना, यानी कि न्यूज़पेपर्स में निकलवा देना या आपके पर्चे चिपकवा देना, बैनर लगवा देना, ये सभी एडवर्टाइजिंग मेथड्स हैं। इसके थ्रू आप एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होता है सीधा सा, जैसे एक मिडिल पर्सन है और मिडिल पर्सन के थ्रू हम उससे कहते हैं यार हमें यहाँ पर ये जो खाली हैं इनको फिल कराएं, तो मिडिल पर्सन क्या करते हैं? एक्सचेंजर्स होते हैं, जॉब एक्सचेंजर्स। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं कि छोटी सी कंपनी खोल ली कि आपको जिनको भी जॉब चाहिए वो अपने अपने रिज्यूम में यहाँ पर सबमिट कराएं और उनके आधार पर उनको जॉब वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बदले में वो कुछ चार्ज ऑर्गेनाइजेशन से भी लेते हैं और कुछ चार्ज कमीशन उन एम्प्लॉयज़ से भी लेते हैं जिनको वो सिलेक्ट करा रहे हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कहलाते हैं। एंड प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इनके आधार पर भी कुछ रिक्रूटमेंट होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जैसे naukri.com आपने देखा होगा, naukri.com हो गई, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्लेसमेंट एजेंसीज़ के नाम से जाने जाती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम से जानी जाती हैं कि कंसल्ट करती हैं आपको, आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपके रिज्यूमे के अंडर ये जॉब आती हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में आती हैं। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट आपका जाना पहचाना है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज डायरेक्ट जाकर के वहाँ से अपने एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास MBA पर्सन की आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए MBA जो कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजों में जाते हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, तो ऐसे कॉलेजेस में क्या होता है? कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और वहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि कौन स्टूडेंट हायर रैंक पर चल रहा है, कौन स्टूडेंट की नॉलेज स्किल अधिक है, तो उनको वो कैंपस के आधार पर ही रिक्रूटमेंट कर देते हैं। वो हमारा कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय क्या कहता है? ये सीधा है, इसमें जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके आधार पर रिकमेंडेशन करना, यानी कि हमारे यहाँ पे पुराने एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कह दिया भाई इसको रख लो सर, ये मेरे चाचा का लड़का है या मेरे ताऊ का लड़का है या मेरा भाई है या मेरा बुआ का लड़का है। दिस इज़ द रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के द्वारा जो रिकमेंड किए जा रहे हैं। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है? आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बननी है तो कॉन्ट्रैक्ट केवल एक को दिया जाता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में बहुत सारी लेबर वर्क करती है, 100-200 लेबर वर्क उसके अंदर करती है, लेकिन हम उन लेबर को नहीं जानते। वो लेबर कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, ये हम नहीं जानते। हम केवल उस कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर ही हम क्या करते हैं? उन सभी लेबर्स को पेमेंट करते हैं। तो कौन लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है अगर हमें लेबर की आवश्यकता है, मान लीजिए 100 लेबर की आवश्यकता है कि भाई हमें प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन के लिए 100 लेबर चाहिए, तो उसके लिए सीधा सीधा हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी जान पहचान ज़्यादातर विलेजेस में और छोटे छोटे स्मॉल सिटीज़ में होती हैं, जहाँ पर लेबर आसानी से उनको मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग उनके टच में नहीं आ पाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमेशा उनकी टच में रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर एक मिडिलमैन हो गया, उसके द्वारा हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, ये तो आप जानते ही हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न यानी टेलीविज़न पर डायरेक्ट एडवर्टाइज दे करके आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एंड वेब पब्लिशिंग, ये आजकल चल ही रहा है। वेब पब्लिशिंग मीन्स इंटरनेट पर या किसी साइट पर डायरेक्ट अपना रिक्रूटमेंट के लिए या आपकी जो वैकेंट जॉब हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग देना, क्योंकि आजकल तो सब काम नेट पर हो रहे हैं। तो वेब पब्लिशिंग के अंदर जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड आपकी एडवर्टाइजिंग आती हैं वो सभी आ जाती हैं। तो ये थे आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का टॉपिक यहीं पर आपका फिनिश हो जाता है। अब आपका सेकंड जो आता है वो आता है सिलेक्शन। दूसरा कौन सा आता है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन पर हम बात करते हैं, सिलेक्शन क्या है। अभी तक आपने रिक्रूटमेंट देख लिया, अब रिक्रूटमेंट के बाद बात करते हैं हम सिलेक्शन। तो देखिए सिलेक्शन क्या होता है और किस प्रकार से हम करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखिए सिलेक्शन क्या है। सबसे पहली बात, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब है हमारी उनको फिल करने के लिए जो कैंडिडेट सूटेबल होते हैं वही हमारे सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन सिलेक्ट करने की भी एक प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है किसी को भी उठाया और सिलेक्ट कर लिया कि भैया तो काम पे लग जा। नो, सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है। वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहली बात ये प्रॉपर वे में है। ऐसा नहीं है कि पहले पॉइंट को आप तीसरे नंबर पर रख दें, तीसरे पॉइंट को पहले नंबर पर रख दें। ये एक प्रॉपर वे में है। ये कैसा है? प्रॉपर वे में है, ऑर्डरिंग में है। जिस प्रकार से ये पॉइंट लिखे हुए हैं इसी प्रकार से ही आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आता है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? जब व्यक्ति, रिक्रूटमेंट आपने कर लिया और जब व्यक्ति आपके, मान लीजिए आपके पास जॉब हैं, मान लीजिए 5 जॉब वैकेंट हैं और 100 व्यक्तियों ने उस 5 जॉब के लिए आपके यहाँ अप्लाई किया है, तो ऐसी सिचुएशन में 100 व्यक्ति आपके यहाँ पर आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, जॉब को सिलेक्शन के लिए। तब 100 व्यक्ति सिलेक्शन के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 5 जॉब जो आपके यहाँ वैकेंट हैं उसके लिए आपने क्वालिफिकेशन एक डिसाइड की होगी कि भैया मुझे MBA बंदा चाहिए, मुझे MBA बंदा चाहिए, MBA जिसकी कंप्लीट हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 100 जो एप्लीकेशन आई हैं उनमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो MBA नहीं हैं। पता पड़ा उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि MBA को कर रहे हैं, केवल अभी MBA कंप्लीट नहीं हुई है, या कुछ BBA कर रहे हैं, BBA कंप्लीट है, तो वो हमारे इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम यहीं पर ही नमस्ते कह देते हैं, यहीं पर ही उनको हम आउट कर देते हैं। ये हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है सिलेक्शन टेस्ट। फिर उसका सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में कई प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं आपके, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और एक्सेट्रा भी टेस्ट होते हैं। यानी इंटेलिजेंसी, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कितना इंटेलिजेंट बंदा है, उनकी इंटेलिजेंसी किस प्रकार की है या नहीं है। एप्टीट्यूड कैसा है उसका, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंटरेस्ट उसका उस जॉब के प्रति है या नहीं है, केवल पैसे कमाने के लिए आया है। तो ये सभी चीज़ें सिलेक्शन टेस्ट में होती हैं। सिलेक्शन टेस्ट इनके आधार पर लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? जब आपका सिलेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट के बाद में फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू किस आधार पर लिया जाता है? वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है और वो अपने आधार पर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में जितने भी आपके सवाल जवाब दिए जाएंगे उसके आधार पर फिर उसका सिलेक्शन होगा। और ये प्रोसेस भी अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो नेक्स्ट प्रोसेस, आपकी नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। फिर उसके बाद उसकी ये देखा जाता है कि किसके थ्रू आया है, रेफरेंस क्या है, या उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है फिर कि उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कहाँ जॉब करता था, तो वहाँ से जॉब क्यों छोड़ी, कितनी जगह ये जॉब कर चुका है आज तक, तो वहाँ से जॉब क्यों छोड़ी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से किसी नेचर में गड़बड़ होने के कारण, या नॉलेज ना होने के कारण, या प्रोडक्शन को डाउन कर देने के कारण वहाँ से निकाल दिया गया हो। अगर इसमें भी वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है। अगर इसमें ये मान लो क्लियर हो जाता है, ये स्टेप भी उसका पास हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि वहाँ पर जो इंटरव्यूअर हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके आधार पर डिसाइड करता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस आधार पर सिलेक्ट हुआ या किस आधार पर डिसलेक्ट हुआ। ये डिसीजन उनका स्वयं का होता है। तो सिलेक्शन डिसीजन इसमें ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। ये सिलेक्शन डिसीजन है जो कि मैनेजमेंट अपने विवेक के आधार पर यहाँ पर डिसीजन लेती है। अगर ये प्रोसेस भी उसकी क्लियर हो जाती है तो फिर अगर आवश्यकता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखिए ये प्रोसेस हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होती है। जहाँ पर कंपलसरी होती है वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा कि बंदा फिट है या अनफिट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा बीमार है या कोई उसे काफ़ी पुरानी डिसीज है जिसके कारण कोई दिक्कत पैदा हो, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पर। एंड उसके बाद फिर होती है जॉब ऑफ़र। फिर उसको जॉब ऑफ़र किया जाता है, यस यू आर सेलेक्टेड एंड आप जॉब के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो वो जॉब ऑफ़र कहलाता है उसके लिए।
फिर जब जॉब ऑफर क्लियर हो जाएगा तब उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए कि हाँ हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आप इतने 1 साल तक या 2 साल तक हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, या हमारी कंपनी के सभी रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को दिए जाते हैं, जिस पर मैनेजमेंट के सिग्नेचर और उसके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं, ताकि पता रहे कि इस डेट में इसकी ज्वाइनिंग हुई है, इन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ज्वाइनिंग हुई है, इतनी सैलरी पर डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होती हैं। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सिलेक्शन प्रोसेस विशेष ध्यान रखें, एक ऑर्डरली फॉर्म में, प्रॉपरली वे में, सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय को आप 4थे नंबर पर लगा दें, चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड को आप 8वें नंबर पर लगा दें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रोसेस ये बिल्कुल प्रॉपर वे में चलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पॉइंट भी खत्म हो जाता है। अब आपका केवल एक रह गया है पॉइंट, कौन सा? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग पर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतने का अच्छे से रिवाइज करें, इस वीडियो को क्लियर करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।